नमस्कार। आज की कहानी है बाल गोविंद भगत और यह कहानी हमने कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से लिया है। इस कहानी के रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। आइए इनका थोड़ा पद परिचय जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1899 में। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण प्रारंभिक जीवन काफी कठिनाइयों और संघर्ष में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। इस वजह से कई बार ये जेल भी गए और इनका देहावसन यानी देहांत 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इतना अच्छा लिखते थे। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक दैनिक मतलब जो रोज छपता हो वैसा समाचार पत्र, साप्ताहिक जो सप्ताह में छपता हो, एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। और इन्हीं प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये जो हमने नाम आपको बताए ये उनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। गद्य की विभिन्न विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्यिक बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है और इसे आप नोट डाउन करेंगे। मैंने कहा कि बेनीपुरी रचनावली, ये तो आप याद कर लेंगे क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी है तो बेनीपुरी रचनावली। लेकिन प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं कि बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आपका जवाब होगा 8 खंडों में। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। महत्वपूर्ण पड़ाव मतलब उन्होंने जो रचनाएं की उनके मुख्य मुख्य रचनाएं पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है। चिता के फूल, ये एक कहानी है। अम्बपाली, ये नाटक है। माटी की मूर्तें, रेखा चित्र है। और माटी की मूर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है जो याद करके हम लिखते हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। और ये आप नोट डाउन करेंगे कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। कहाँ जन्म हुआ था? बेनीपुर में जन्म हुआ था। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत और मैं जीवन सर कथा वाचन कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकारों से होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, क्योंकि वो सन्यासी की तरह किस आधार पर लगते हैं? अंदर से सन्यासी लगते हैं। बाहर से कोई चोगा पहन ले, गेरुआ वस्त्र पहन ले, बड़े बड़े बाल रख ले, तो लेखक उसे सन्यासी नहीं मानता है। सन्यासी उसे मानता है जो व्यवहारिक रूप पर सन्यासी हो। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करती है। सामाजिक रूढ़ियां क्या होती है? जाति पाति, ऊंच नीच, भेद भाव, अंधविश्वास, झूठ, ठगी, इन पर यह प्रहार करती है यह रेखा चित्र। अगर हम बात करें यह किस प्रकार की विधा है, तो ये रेखा चित्र है
और रेखा चित्र तब कही जाती है जब किसी पात्र के ऊपर वर्णन हो। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यानी इस पाठ में क्या क्या होता है गांव में, वो आपको देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद का मतलब ना तो ज्यादा लंबे ना ही ज्यादा नाटे। और कैसे थे? तो गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र कितनी थी? तो 60 के ऊपर। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 60 साल के ऊपर थी। यहां तस्वीर में आप देखिए, ये है बाल गोविंद भगत, ये उनकी मंडली है, और ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब जब आप इसके बारे में देखते हैं तो उम्र कितनी हो गई? 60 वर्ष। बाल पक गए हैं, देखिए दाढ़ी और बाल पके हुए हैं। लंबी दाढ़ी रखते हैं और जटा जूट तो नहीं रखते थे। लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते थे और जटा जूट, मैंने कह दिया रखते हैं, रखते नहीं है, नहीं रखते थे। दाढ़ी रखते थे लेकिन लंबी दाढ़ी वो बाबा की तरह नहीं रखते थे, और ना ही कोई वो जटा रखते थे। किंतु हमेशा चेहरे पर सफेद बालों से जगमग किया रहता था। क्योंकि 60 से ज्यादा उम्र हो गई थी तो दाढ़ी और बाल पके गए थे, इसलिए ऐसा लगता था कि जगमग कर रहे हैं सफेद बालों से। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। अब कपड़े के बारे में पूछा गया है, एग्जाम में आता है कि कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की कन को ढांकने वाली कनफटी टोपी। जरा इस टोपी की विशेषता को देखिए, ये इस प्रकार से ऐसे करके है कि वो कान को ढक लेती है। इसको बोलते हैं कबीर की जो पंथी है, कबीर की जो विचारधारा है, उसके लोग ऐसी कनफटी टोपी पहनते हैं। जब जाड़ा आता है तो एक काली कमली ओढ़ लेते हैं। कमली का मतलब चादर होता है। अगर जाड़ा नहीं है तो मात्र लंगोटी और सिर पर टोपी। इसके अलावा जब जाड़ा आती है तो एक काली कमली ओढ़ लेते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। अब देखिए, रामानंदी चंदन की जो टीका ये लोग लगाते हैं ना, कुछ इस प्रकार से टीका सिर पर लगाते थे। आज भी आप ऐसे देख सकते हैं किसी किसी के ऊपर, है ना। ये देखिए, तो ये रामानंदी टीका लगाते थे। किस चीज का? चंदन का। कैसा चंदन का? तो रामानंदी चंदन का। और जो नाक से शोर से जाती, जैसे औरतें करती है ना छठ पूजा या शादी ब्याह में, नाक से लेकर के मांग तक सिंदूर पहनती है, वैसे ही ये टीका लगाती थी। गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। तुलसी के जड़ों की, यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि गले में जो है किसकी माला पहनते थे बाल गोविंद भगत? तो तुलसी का जड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके वो गले में पहना करते थे। ये देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा कबीर का मठ, और दाहिने साइड में देखिए मैंने कनपटी टोपी आपको दिखाया जो कबीर पंथी लोग पहनते हैं, और बाएं साइड में आशीर्वाद देते हुए ये वाला, ये कबीर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। एक पैराग्राफ आपको बाल गोविंद भगत के बारे में बताया जिसे देख करके लगता है कि वो एक सन्यासी हैं। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए इसको, कि ऊपर की बातों से ऐसा नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, वो बिल्कुल ही गिरस्थ थे। मुझे उनकी गिरहनी तो याद नहीं, यानी उसकी पत्नी का तो लेखक को याद नहीं, लेकिन बेटे और पुतोह को लेखक ने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था।
किंतु खेती बाड़ी करते परिवार भी रखते थे। तो क्या हम इसे पूरी तरह साधु कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। साधु की सभी बातों में उनके अंदर थी, लेकिन वो गृहस्थ भी थे। कबीर को वो साहब मानते थे। आपसे सवाल यहां पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? यानी वो कबीर को साहब मानते थे। साहब का मतलब मालिक होता है। उन्हीं के गीतों को गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। किनके गीतों को? तो कबीर दास के गीतों को गाते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते और खराब व्यवहार रखते थे। किसी का भी चीज बिना पूछे नहीं छूते थे। अगर छूना पड़ता तो पूछ के छूते थे। इस नियम में कभी कभी इतनी बारीकी तक चले जाते थे कि लोग कौतूहल होता था। अब जरा उदाहरण से समझिए क्या कहना चाहते। अगर उन्हें लैट्रिन करनी हो, शौच करनी हो कबीर साहब को, तो या तो वो अपने ही खेत में लैट्रिन करेंगे, या फिर किसी के खेत में बैठेंगे तो उससे परमिशन लेंगे कि क्या हम आपके खेत पर शौच करें। ऐसे सच्चे व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद नहीं, गोविंद। उनका मानना था कि जितनी भी मेरी चीजें हैं सब साहब की है। इसीलिए जो कुछ भी खेत में पैदा होता था सिर में लाद कर वो दरबार जाते थे। ये वाला दरबार देखिए, ये सिर पे लाद लेते थे और दरबार जाते थे, और वहां जाकर के सारा दान कर देते थे। और जाते भी कितना थे? तो 4 कोस। 4 कोस का मतलब लगभग 6 किलोमीटर, है ना। अब कोस की माप अलग अलग होती। कहीं कोस की माप 2 किलोमीटर की होती, कहीं 3 किलोमीटर की होती है। तो उसी हिसाब से आप तुलना कर लें। तो क्यों ना इसे कोस में ही याद रखा जाए। तो घर से कितना दूर जाते थे? दरबार 4 कोस दूर। वहां पर एक मठ था, जैसा कि मठ आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। वहां जाने के बाद सारा घर से लाया हुआ सामान जो उसने उगाया था खेतों में दान कर देते थे, और बदले में उन्हें प्रसाद के रूप में जो भी वापस मिलता था उन्हीं से वो अपना गुजर बसर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उसके मधुर गान पर। यहाँ मैं लेखक के लिए आया है, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो सर्वदा ही सुनने को मिलता था। यानी बाल गोविंद भगत हमेशा गाते बजाते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद, यानी कबीर दास के जो दोहे होते हैं, जब वो निकालते थे ना मुंह से, लगता था कि ये शब्द सजीव हो उठे हैं। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ यानी बरसात का महीना, पूरा गांव खेतों में उतर आया है। पूरा गांव खेतों में उतर आया है, ये पूछा गया था। इसका मतलब खेती करने पर आ गया है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलेवा का मतलब जो घर से वो खाने के लिए लेकर के आती है, वो मेड़ पर बैठी है खाने के लिए। आसमान बादल से घिरा है, धूप का कहीं नाम नहीं है। ये वर्णन हो रहा है मौसम का। ठंडी पुरवाई चल रही है, और ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठती है। अचानक से कोई गा उठता है, यह क्या है, यह कौन है? ये पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी को पता था कि ये बाल गोविंद भगत ही हैं, जो अभी खेतों में कीचड़ में उतर आए हैं और अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं, धान रोपनी। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधों को
पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही हैं और उनका कंठ एक एक संगीत को शब्द संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ मिट्टी में खड़े लोगों की ओर संगीत भेज रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं क्योंकि संगीत सुनाई पड़ती है। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लगते हैं और वे भी साथ में गुनगुनाने लगती हैं। मतलब जब बाल गोविंद भगत धान रोपते रोपते गीत गुनगुनाते हैं तो महिलाएं भी गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले की उंगलियां अजीब क्रम से चलने लगती है। और यही है बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अब देखिए आषाढ़ खत्म हो गया, भादों का अंधेरी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी, यानी बारिश जो है खूब पड़ी थी, थोड़ी देर पहले खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, यानी बिजली की भले आवाज आपको सुनने ना मिले, बादलों की गरज ना मिले, मेढक और दादरों की टरटर ना मिले, झिल्ली की झंकार ना मिले, लेकिन बाल गोविंद का संगीत आपको जरूर मिल सकता है। उनकी खंजड़ी डिमिक डिमिक बज रही थी। अब खंजड़ी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, उसके हाथ में एक डफली की तरह है, उसे खंजड़ी कहा जाता है। वो आधी रात को भी डिमिक डिमिक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है, ये कहता है, ये गीत गाते हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देगा। अब कोई सो रहा है और अचानक से कोई आधा रात को उठ के नाचने गाने लगे तो कोई भी चमक जाएगा। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जाग रहा है मतलब पूरा संसार सो रहा है और इसका संगीत जाग रहा है। अब एक गाना गाया, अब वो दूसरा गीत गाता है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये अब देखिए आषाढ़ भी खत्म, भादो भी खत्म, अब कार्तिक का महीना आया और कार्तिक का महीना ठंडा होता है कि नहीं। बाल गोविंद की बाल प्रभातियां और शुरू हो गई। मतलब अब कार्तिक बहुत कोई नहाते हैं, हमारे आसपास भी लोग नहाते हैं कार्तिक। तो कार्तिक नहाने के लिए भोरे भोरे उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, जलार्पण करना पड़ता है और ये फागुन तक चलता है। इन दिनों वह सवेरे ही उठ जाता है और न जाने किस वक्त उठता है कि वह नदी को स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर, जब मन तब उठ जाता है, भोरे भोरे उठ जाते हैं और 2 मील तो मान के चलते, अगर 3 किलोमीटर का 6 किलोमीटर वो नदी जाते हैं नहाने और वहां से नहा धोकर लौटते हैं। तब देखते हैं कि गांव के लोग जगे हैं और लौट करके आते हैं। गांव के बाहर ही एक पोखर है, पोखरे के भिंडे पर बैठ जाते हैं, मतलब एक चबूतरा सा बना है, वहां बैठ जाते हैं और अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते हैं और फिर वही गाना टेरने लगते हैं। मतलब जहां संसार सो रहा है, अभी अभी उठा है और ये उठ करके अपना गाना शुरू कर देते हैं और खंजड़ी बजाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं। यहाँ मैं इस्तेमाल किया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने लिए। कहते हैं मैं देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। मतलब उनके मन में आया आखिर क्या है, नहीं है, जरा देखें तो जाकर के। एकदम दांत किटकिटाने वाली ठंडी थी और चले गए वहां पर। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, कहने का मतलब अभी भी तारे थे।
इसका मतलब रात खत्म नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही लग गई थी का मतलब सूरज की लालिमा निकलने वाली थी। शुक्र तारा बढ़ रहा था, यानी कि अब भोर होने वाली थी। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में भी एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह बैठ के काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आ जाते थे कि मालूम नहीं कि कब खड़ा हो जाते और फिर नाच नाच कर गाने लगते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, लेखक कहते हैं, किंतु तारे की छांव में भी उसके मस्तक से श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। श्रम बिंदु का मतलब पसीना होता है। इतना बजा और नाच रहे थे कि पसीना उसके सिर से टपक जा रहा था। ठीक है। गर्मियों की उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती थी। अब गर्मी का दिन आ गया, लेकिन लोगों को परेशान कर देता है। शाम भी हो जाता है फिर भी ठंड नहीं लगता है। ये क्या करते थे बाल गोविंद भगत जी? अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे और उसके कुछ साथी गांव के प्रेमी भी आ जाते थे और खंजड़ी और करतालियों की भरमार हो जाती थी। बगल में देखिए मंडली है उसका। अब बाल गोविंद भगत एक कहते और मंडली उसकी दोहराती थी। मतलब यही तो गाने का तरीका है ना, संगतकार। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। सुनने वाला को भी मजा आ जाता था। धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाचने लगते और सब कोई उसका साथ देते। तब तन और मन दोनों नृत्यशील हो जाता। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए तस्वीर भी लगाई है। एक दिन क्या होता है कि वो नाच गा रहे होते हैं आंगन में, उसका बेटा मर जाता है। वो इकलौता बेटा था, तो लेकिन बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा सा। बोधा यहाँ पर यह मतलब वो जो बच्चा है ना, वो उसका जो बेटा था वो बहुत होशियार नहीं था, बोधा जैसा था। किंतु इसी कारण बाल बगन गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ज्यादा प्यार की जरूरत पड़ती है, उनका मानना था। और वे मानते थे कि ऐसे ही बच्चे ज्यादा निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई थी। किसकी? बेटे की। और पतोहू भी बड़ा ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी पुतहू इतना बढ़िया मिला था कि घर की सारा जिम्मेदारी उठा लेती थी और बाल गोविंद भगत को अब बेटे का टेंशन नहीं था। बेटा उनका बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। मतलब किसी का बेटा बीमार है तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। मान लेते हैं कि गांव वालों को नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जब मरा तब फर्क पड़ा ना, सब कोई देखने के लिए आ गए। और हमने सुना, लोग बोलते हैं, हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया। किसने सुना? लेखक ने भी सुना, तो वहां गए। वहां देखा तो दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर उसे एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। और ये वर्णन पूछा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा।
लिटा दिया था और चटाई पर लिटाने के बाद उस पर एक सफेद कपड़ा ढक दिया था। ढकने के बाद फूल थोड़ा सा छीट दिया था। कुछ फूल को सिर के पास रख दिया था और थोड़ा तुलसी का पत्ता भी रख दिया था। सिर के पास एक चिराग जला रखा था और उसके सामने ही आसन पर बैठकर गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीता। मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में पुतहू रो रही है, बगल में देखिए पुतहू रो रही है, लेकिन वो गीत गाते जा रहे थे। गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किसको? पुतहू को, क्योंकि रो रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतहू के नजदीक भी जाते और उसके रोने के बदले कहते थे कि उत्सव मनाओ, रोने की क्या जरूरत है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। एक बिरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है, तो क्यों रोती हो तुम? तो लोगों को लगता और लेखक को भी लगता कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। किंतु नहीं, वो जो भी कुछ कर रहा था विश्वास से बोल रहा था, और वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। और ये सत्य है कि आप चाहे या न चाहे, अंत में मृत्यु ही विजयी होती है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाए और पुतहू से ही आग दिलवा दी। तो देखिए, एक रीति रिवाज को तोड़ा इन्होंने। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध करवाया उनका, पोतहू के भाई को बुलाए, साथ में दिया और कहा कि मेरा आदेश है कि इसकी आप दूसरी शादी करवा दीजिए। एक और सामाजिक कुरीति पर इन्होंने प्रहार किया है, विधवा विवाह। इधर पोतहू रो रो कर हालत खराब। पोतहू बोली कि मैं चली जाऊंगी तो आपको खाना बनाकर बुढ़ापे में कौन देगा? ऐसे भी बीमार पड़ते हैं, और अगर पूरी तरह बीमार पड़े तो आपको एक चुल्लू भी पानी कोई नहीं देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। देखिए कितनी संस्कारी पोतहू इसकी। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। ये बाल गोविंद भगत ने दो टूक कहा और कहा ये मेरा आखिरी फैसला है। देखिए कि अपने पुतोह का लाइफ बनाने के लिए वो कितने कड़े फैसले लेता है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुसार हुई जिस तरह वो चाहते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उनकी इतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर था। स्नान तो एक बहाना था, वो संतों से मिलने जाते थे और पैदल ही जाते थे। कितना? करीब 30 कोस पर गंगा थी, यानी 90 किलोमीटर। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? मतलब जब हम साधु हैं तो किसी से मांगे क्यों, और हम गृहस्थ भी तो हैं। अतः घर से खाकर चलते थे और घर लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर में खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगता, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती, कोई थकावट नहीं। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही उठ जवानी वाली। मतलब टेक का मतलब जो चलते थे वो पैर वही जैसे जवानी में उठाते थे उसी तरह। इस बार तबीयत थोड़ा सुस्त हो गया। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरा, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छिजने लगे। अब दिने दिन धीरे धीरे बीत रहा था, कमजोर होते चले गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, कहा कि आराम करो, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन संध्या में भी गीत गाए, जब उसका मौत का दिन आया उस दिन भी। किंतु मालूम होता है जैसे धागा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा था। यानी मौत भी
अपने हिसाब से ही उन्होंने चुनी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगली कहानी फिर मिलेगी आपको। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाऊँ ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।